नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी इस संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। संवाद इंडिया के मंच पर आज की हमारी चर्चा है कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन रायपुर में होने जा रहा है। बीजेपी और जो अपोजिशन पार्टियां हैं, सभी की निगाहें इस अधिवेशन की तरफ लगी हुई हैं। कारण बड़ा स्पष्ट है कि कांग्रेस इस अधिवेशन के माध्यम से विपक्षी दलों का जो गठबंधन बनने की बात की जा रही है, जो एकता की बात की जा रही है, उसके संदर्भ में कांग्रेस पार्टी क्या स्टैंड इस अधिवेशन के माध्यम से अपना प्रदर्शन करेगी? क्या विपक्षी एकता के लिए कोई बड़ा संदेश कांग्रेस अधिवेशन के माध्यम से प्रस्तुत करेगी? और साथ ही बीजेपी की निगाह भी इसलिए लगी हुई है कि कांग्रेस विपक्षी दलों की एकता के लिए, विपक्षी दलों के गठबंधन की मजबूती के लिए क्या अपनी भूमिका इस अधिवेशन के माध्यम से तय कर सार्वजनिक रूप से उसे प्रदर्शित करेगी? तो ऐसे जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, इन सब पर चर्चा करने के लिए संवाद इंडिया मंच पर हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। उनका परिचय मैं अपने दर्शकों से करा देता हूं। हमारे साथ अधीर रोहल जी हिमाचल से जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर जिनकी बड़ी पहचान है देश के अंदर और अनेक वर्षों तक उन्होंने दैनिक भास्कर में वह कार्यरत रहे हैं और उनकी पत्रकारिता का अनुभव और साथ ही उनकी जो विश्लेषण है राजनीति को लेकर जितनी सार्थकता के साथ वो विश्लेषण करते हैं, वह उन्हें बड़ी ख्याति देता है। मैं अधीर रोहल जी का संवाद इंडिया मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ हमारे साथ गिरीश जोशी जी गुजरात से जुड़े हुए हैं, जो कि जाने माने पत्रकार हैं और लगातार अनेक वर्षों से वह राजनीति के ऊपर बड़ी उनकी बेबाक टिप्पणियां और सारगर्भित विश्लेषण ने उन्हें बड़ी अलग ख्याति प्रदान करी है। मैं गिरीश जी का भी संवाद इंडिया मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो चर्चा की शुरुआत जैसे मैंने आपसे कहा कि आज संवाद इंडिया के मंच पर हमारी चर्चा है कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन को लेकर। तो चर्चा की शुरुआत मैं करता हूं अधीर रोहल जी से। अधीर जी, जैसा आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन रायपुर में छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। एक तो इसके क्या राजनीतिक निहितार्थ आप देखते हैं और साथ ही क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष निर्वाचित होने के पश्चात यह अधिवेशन होने जा रहा है। एक तो कांग्रेस कार्य समिति की बात है कि उसमें कांग्रेस कार्य समिति के बारे में भी तय होगा कौन कौन लोग उसमें आ सकते हैं। साथ ही इसके राजनीतिक निहितार्थ अपोजिशन की पार्टी की यूनिटी के लिए और साथ ही जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसके संदर्भ में आप किस दृष्टिकोण से इस अधिवेशन को देखते हैं? अधीर रोहल जी। धन्यवाद प्रशांत भाई और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। जैसा सभी को इस समय पर और चुनाव में, अब लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम समय बचा है और सभी दल, सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी-अपनी तैयारियां कर रही हैं, अपने-अपने तरीके से। और रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस जो एक विपक्षी दल है और सबसे बड़ा विपक्षी दल है संसद के अंदर और इतने समय तक देश पर राज किया, तो अब सभी की नजरें कांग्रेस पर है कि कांग्रेस अगले 1 साल में किस दिशा में आगे बढ़ती है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उस लोकसभा चुनाव के लिए क्या रोड मैप तैयार करती है। और जैसा सभी की नजरें और जैसा सभी देख रहे हैं, 2014 और 19 में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, कांग्रेस इस चुनाव में विपक्षी पार्टियों को किस तरह अपने साथ लेकर चलती है। और उससे पहले कांग्रेस अपने संगठन में अगले 1 साल के भीतर 2 चीजें, देखिए प्रशांत भाई, अभी हुई हैं। अभी एक तो कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ और उसी दौरान राहुल की यात्रा चल रही थी जो कन्याकुमारी से कश्मीर जाकर संपन्न हुई। तो इसके बाद अब सभी की नजरें इस तरफ है कि कांग्रेस इस यात्रा के बाद आगे क्या करती है और जो कांग्रेस का संगठन है वो देश भर में किस तरह से सक्रियता दिखाता है और जो विपक्षी दल लाइक माइंडेड पार्टीज है उनको किस तरह अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है। जैसा आज और जिस चीज की हम सभी बात कर रहे हैं, वो इस अधिवेशन से 2 दिन पहले आज कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने जो आज साफ इशारा किया है, साफ इशारा नहीं, साफ बात कही है कि जो 2024 है, 2024 में कांग्रेस के लीडरशिप में ऑपोजिशन की सरकार बनेगी और मिलीजुली सरकार बनेगी, वो ये मानकर चल रहे हैं। और कांग्रेस की लीडरशिप में तो एक चीज तो साफ है कि जो हमारा रायपुर का अधिवेशन है कांग्रेस का, ये कहीं ना कहीं इस पूरे अधिवेशन में 3 दिन अगले जो 2024 का चुनाव है वही मुख्य एजेंडा होने जा रहा है।
कि अब उसमें कांग्रेस किस तरह से और वो कौन से राजनीतिक दल है जिनसे कहीं ना कहीं चुनाव पूर्व समझौता होगा या चुनाव के बाद पोस्ट पोल जो अलायंस है वो उसकी संभावनाएं किस तरह से जिंदा रखनी है, ताकि उन्हें भी नाराज ना किया जाए चुनाव से पहले, ताकि चुनाव के बाद जो परिस्थितियां बननी है ऐसा ना हो कि जो विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहते हैं लेकिन कांग्रेस से भी कहीं ऐसी कोई चूक हो या कहीं कुछ चुनावी जो समीकरण बनते हैं कि उनका नुकसान और फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को हो जाए, तो उससे जो विपक्षी पार्टियां ऐसी हैं जो कांग्रेस से लोकसभा चुनाव के समय दूरी बनाकर चलेंगी, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जैसे वेस्ट बंगाल है, दिल्ली और पंजाब है, दक्षिण के हमारे राज्य है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये कुछ राज्य ऐसे हैं, या उड़ीसा की बात करें हम, तो वहां पर सीधी सी बात है कि कांग्रेस का सीधा मुकाबला इन राज्यों में अभी सत्ताधारी जो दल है उनके साथ सीधा मुकाबला होगा। लेकिन वो उनके साथ पोस्ट पोल अलायंस किस तरह होगा, क्या परिस्थितियां होंगी, और उससे पहले जो प्री पोल अलायंस कहें या जो एक चुनावी समझ होती है, राजनीतिक समझ, उसके हिसाब से जो कांग्रेस है, चाहे वो नीतीश हो, लालू हो या उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां से 80 सीटें आती हैं, वहां अखिलेश के साथ किस तरह का समझौता होगा, और बाकी जो राज्य हैं हमारे वहां पर किस जो सहयोगी दल है या सबसे बढ़िया जो नजरें हैं वो महाराष्ट्र पे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के बाद देश में सबसे ज्यादा सीटें कहीं पर हैं तो महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में जो मौजूदा राजनीतिक स्थिति है वह साफ तौर पर यह तय होती जा रही है कि जो उद्धव गुट का शिवसेना है वो शिवसेना अब भारतीय जनता पार्टी या शिंदे गुट के साथ कतई नहीं जाएगा, क्योंकि आज ही सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग हुई है इस मामले में, अब सीधी जो तलवारें हैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच खिंच चुकी है। तो ये वहां भी तय है कि वहां पर प्री पोल अलायंस में ही संभवतः कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट जाएगा। तो ये जो राज्य हैं इन सारे राज्यों में किस तरह से उस अलायंस को आगे बढ़ाना है और उससे पहले किस तरह से अपने संगठन और अलायंस को साथ लेकर अब उन सीटों को पहले चिन्हित करना है और वहां फिर किस तरीके से काम करना है, तो वो सारी चीजें संभवतः इस अधिवेशन में होंगी। और साथ ही साथ जो रही बात के जो राहुल की यात्रा संपन्न हुई है उसके बाद अब कांग्रेस आगे ऐसा कौन सा प्लान लेकर जा रही है कि कांग्रेस अगले एक साल जो यात्रा के बाद एक कांग्रेस को जान मिली है या प्राण मिले हैं या एक ऑक्सीजन मिली है, उसके बाद ऐसा ना हो कि कांग्रेस अगले एक साल बिल्कुल लोगों से कटती दिखे। तो उसके लिए कांग्रेस क्या रोड मैप तैयार कर रही है, अगले एक साल के लिए कांग्रेस के पास किस तरह का प्लानिंग है कि जो लोगों से सीधे जुड़े, और साथ ही साथ जो इस समय मुद्दे सामने आ रहे हैं और 9 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलताएं हैं और विफलताओं पे विफलताएं हैं लगातार, हर चीज महंगाई हो, बेरोजगारी हो या हमारी इकोनॉमी है या खेती है, कृषि है, वो हर सेक्टर के साथ हमारे जो भी लोग जुड़े थे और उनकी जो अपेक्षाएं थी 2014 में, 2019 में, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती चली गई। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह झूठ बोलकर और जिस तरह से अपने आज हम सभी जानते हैं कि मीडिया का सहारा लेकर किस तरह मुद्दों को भटकाया जाता है और असली मुद्दों पे ध्यान ना जाए, और तो इन्हीं सभी चीजों को लेकर कांग्रेस की भविष्य के लिए लगभग कम से कम एक साल के लिए क्या प्लानिंग है वो भी रायपुर से ही निकलेगी। और जो चुनावी रणनीति है, चाहे वो अलायंस पार्टनर्स के साथ है या किसी और दूसरों के साथ है, तो वो चुनावी रणनीति जो भी होगी वो रायपुर से निकलेगी और उस पे ना सिर्फ विपक्षी दलों की नजर है बल्कि देश की जनता भी जानना चाहती है, जो राजनीतिक समझ रखती है और जो विश्लेषक हैं उन सब की नजरें भी इस महत्वपूर्ण अधिवेशन पर बिल्कुल बनी हुई है। जैसा आपने कहा कि कांग्रेस की जो 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 अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी, उन्होंने संदेश बड़ा स्पष्ट रूप से दिया है कि कांग्रेस के नेतृत्व में ही अगली सरकार बनेगी, विपक्षी दलों की एकता के संदर्भ में उन्होंने उनका बयान बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं प्रश्न को लेकर आता हूँ गिरिजी जी के पास। गिरिजी जी साहब ने अधीर जी को सुना कि उन्होंने बड़े स्पष्ट उसमें व्याख्या की है अधिवेशन के संदर्भ में कि क्या कांग्रेस के राजनीतिक निहितार्थ इस अधिवेशन के माध्यम से क्या हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का जैसे अधीर जी ने कहा और साथ ही
दूसरी चुनौतियां जो हैं कांग्रेस पार्टी के सामने, उसका भी उल्लेख किया कि किस तरह से बीजेपी के लिए भी बताया उन्होंने, किस तरह की जो उनकी विफलताएं हैं उनको गिनाया उन्होंने। अब क्या लगता है कांग्रेस इसी अधिवेशन के माध्यम से क्या ऐसा कुछ निकाल पाएगी जो विपक्षी दलों की एकता के लिए संजीवनी साबित हो सके? क्या लगता है आपको गिरीश जी? पहले सबसे जैसे शुरुआत करें, कल ही एक प्लेटफॉर्म पे मेरा डिबेट में बात हो रही थी, तो मैंने कुछ कांग्रेसी के अंदर जो डिसीजन मेकर्स हैं उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि अब 10 साल में ये भी काउंटर करना सीख गए हैं, ये ऐसा कोई भी अपना पत्ता नहीं खोलेंगे जिससे उनको काउंटर करने का मौका मिल जाए। अभी शाम को ही डिस्कशन आप देखें तो ये अधिवेशन 36वां होगा, 31वां होगा, पहले कांग्रेस की जब गिनी जाए, इस पे डिस्प्यूट शुरू हुआ है। तो इन्होंने कह दिया कि वो जनसंघ थी तब से करते थे, तो अब भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद आपको वो भी अधिवेशन गिनना चाहिए। तो अभी जो एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन का जो स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल लो हो गया है। ये अधिवेशन कोई डिसीजन लेने से ज्यादा मेरे को लगता है ये टेस्ट फायर है इनका, कि अभी अधिवेशन में पब्लिक का ओपिनियन इसके बाद क्या आ रहा है, ये जो ट्रोल आर्मी इसमें लगेगी उसका पब्लिक का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। तो अब ये वही हथियार सीख गए हैं जो भाजपा ने 10 साल 15 साल से यूज किया था। वो पब्लिक ओपिनियन देख रहे थे, फिर उसके ऊपर उनसे फिर वो अपने आइडियाज देके उसको बिल्ड करते थे। तो उन्होंने कहा कि अभी तो ये पोजीशन रहेगा कि दुश्मन सारों का कॉमन एक ही है, बीजेपी और आरएसएस। तो जब दुश्मन का दुश्मन होता है वो भाई हो जाता है। लेकिन महाराष्ट्र से ये लोग सीख गए हैं कि अगर कोई भी अभी ये अपना कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे तो उसका काउंटर हो जाएगा। और सबसे बड़ा डर जो है कि सीबीआई, ईडी, इनका डर लगा हुआ है। लेकिन आसमान से जो एक खतरा इनके लिए खड़ा है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। हाल में जो पोजीशन देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो वहां से जो डिसीजन आ रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, वो इनके अगेंस्ट भी है। और ये जो सोच के चल रहे थे कि जब तक सारी एजेंसीज आ जाएंगे हाथ में तो हम जैसे कर लेंगे, वो अब पूरा रिवर्स हो रहा है प्रोसेस। आज भी कपिल सिब्बल साहब की आप लाइव में जो आर्ग्यूमेंट देखे तो उन्होंने तो बिल्कुल बेसिक पे घात कर दिया कि गवर्नर को पावर ही नहीं है इनको डिस्क्वालीफाई करने का। जब डिस्क्वालिफिकेशन ऑलरेडी पेंडिंग था तो उनको वेट करना था। अब वहां से अगर ऐसा कोई डिसीजन आता है तो कर्नाटक जो टेस्ट लैब बनने वाली थी उसके पहले शायद महाराष्ट्र का डिसीजन ही टेस्ट लैब होगा। और इनका अभी मानना ऐसा है कि ये डिसाइड करके बैठे हैं कि कर्नाटक के रिजल्ट के बाद ऑटोमेटिकली पूरा एक एटमॉस्फेयर बनेगा, उसके बाद एक रास्ता तय किया जाएगा, क्योंकि अभी काफी टाइम है। और अभी अगर ये कोई भी इसके ऊपर ऐसा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देते हैं या कहीं से भी अगर इनका कोई प्रोग्राम लीक हो गया तो शायद इनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। और ऑपोजिशन भी अभी जो पोजीशन में वेट एंड वॉच में है, क्योंकि वैसे अगर आप देखने जाए तो परसेंटेज डिफरेंस में कांग्रेस का इतने साल के बाद भी इनका जो कंफर्म वोट बैंक है वो कम नहीं हुआ है। और ऑल इंडिया पार्टी अगर आप देखें तो आज भी जिसका रिकग्निशन है वो कांग्रेस के पास है। तो जो नाराज वोट हैं वो डिफॉल्ट होके तो रीजनल में वहां जाएंगे, लेकिन लोकसभा आएगी तो ऑटोमेटिकली उनका प्रेफरेंस कांग्रेस रहेगा। क्योंकि अब जैसे इन लोगों ने कह के सत्ता आई थी कि अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार ये सरकार, तो अब वही पूरा सिस्टम रिवर्स हो गया, क्योंकि आप लोगों ने जो बोल के लिया था वो तो आपने 10 साल में करा नहीं। इन लोगों ने गुजरात का मॉडल लेके जो इंडिया में गए, तो दिल्ली में बैठने के बाद पता चला कि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत बड़ा काम करता है। उसमें रिवर्स की टेक्नोलॉजी कहां से आने लग गई। राफेल भी आपसे उन्होंने डील कर दी, बाद में राफेल की फाइल भी लीक हो गई कहीं से, बाद में पेगासिस भी उन्होंने दिया, पेगासिस का भी मैटर कहीं से लीक हो गया। और अभी जो आया है उसमें आप देखिए कि अगर इजराइल का एक स्पाई जो मोसाद में बहुत ही बड़ी पोस्ट पे रहा था, उसका हमारे इंडिया की एक लड़की ने स्टिंग ऑपरेशन कर दिया, तो वो किस कैटेगरी का स्पाई था। और उसके बाद ये जो अभी हो रही है, क्योंकि आपने आते ही ऐसे बोल दिया कि विश्व गुरु बनने की जो आपकी तैयारी थी, क्योंकि आपके पहले विश्व गुरु तो बहुत बैठे हुए हैं, तो इसको अभी जो काउंटर हो रहा है, आज का ही पोजीशन देख लीजिए कि थोड़ा सा सेंटिमेंट्स अडानी के उसमें मार्केट में आया, तो उसी वक्त ऑस्ट्रेलिया से मैसेज आ गया कि वहां पे, क्योंकि वो प्रोविडेंट फंड के पैसे इन्होंने अडानी को दिए थे, वहां पे बड़ा हल्ला गुल्ला हो गया, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो गया, तो फिर शेयर गिर गए। तो अभी जो आपके एक्सटर्नल काउंटर्स जो आपने नहीं सोचे थे, ये आपके पैरामीटर्स के बाहर से जो काउंटर आ रहे हैं, इनको करेंगे या इसको करेंगे। अब जो है डिफॉल्ट में कांग्रेस अगर इसका एडवांटेज ले सकती है तो ये इनके पास फर्स्ट एंड द लास्ट चांस। तो मैं समझता हूं जो इनके जो थिंक टैंक्स हैं उनसे जो बात हो रही थी वो ये कह रहे थे कि अभी हम लोग डिक्लेयर नहीं करेंगे, हम लोग वेट एंड वॉच करते हैं, जो इंटरनल अरेंजमेंट्स करते हैं। और अभी भी जो बड़ा
छुपा इनका जो गाइड फोर्स चल रहा है दैट इज शरद पवार। और शरद पवार बहुत कम बोलते हैं, जब वो एक वर्ड बोल देते हैं तो उसका इफेक्ट आता है। आज ही उन्होंने बोला है कि ये सरकार गिर जाएगी। उन्होंने 6 महीने पहले बोला था कि 6 महीने के बाद सरकार गिर जाएगी, 6 महीना होने आए। तो काफी अभी जो फोर्सेस है वो अब ये भी समझ गए कि जैसे मोदी जी सबको सरप्राइज दे देते हैं, ऐसे ये भी लोग इकट्ठे होकर कहीं ना कहीं सबने अपना अपना सरप्राइज रखा हुआ है। अब जो वॉर होगा वो इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड में होगा, दोनों की इंटेलिजेंस इक्वल जगह पे पॉलिटिकल चल रही है। तो ये देखना होगा कि अभी अधिवेशन तो मेरे ख्याल से जस्ट एक रिएक्शन देखने का प्लेटफॉर्म है, ऐसा मेरे को मैसेज मिल रहा है। जी अधीर जी, जैसा आपने सुना गिरीश जी को, तो उन्होंने कहा कि एक तरह से जैसे बीजेपी मोदी जी को आदत है एक सरप्राइज देने की राजनीतिक रूप से, तो कहीं ना कहीं अपोजिशन भी उस चीज को सीख गया है और वह भी सरप्राइज देने की कोशिश में लगातार लगा हुआ है। तो हो सकता है राजनीति में कुछ ऐसी उठापटक देखने को मिले जो कि विपक्ष की मजबूती की तरफ शायद इशारा करे। तो आपको क्या लगता है कि विपक्षी एकता के लिए इस समय क्या महत्वपूर्ण है, क्या आवश्यक है? कि अगर हम देखें बिहार और महाराष्ट्र, इस समय दो ऐसे स्टेट हैं जहां विपक्षी राजनीति को लेकर बड़ी हलचल में दिखाई देती है। जब महाराष्ट्र का तो एग्जाम्पल आपके सामने है कि लगातार सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई थी उसको लेकर। वहीं बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी के एक जन नेता थे उपेंद्र कुशवाहा, वो उनसे अलग हो गए हैं और उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली है। तो बड़ा स्पष्ट है कि एनडीए के साथ वो जाएंगे चुनाव में। आपको क्या लगता है कि बिहार और महाराष्ट्र की जो राजनीति में इस समय उठापटक दिखाई दे रही है, उसके क्या निहितार्थ भविष्य की राजनीति में क्या दिखाई देंगे? बिल्कुल, जैसा गिरीश जी ने भी कहा कि और जो सरप्राइजिंग पैकेज जो भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी देते हैं वो माफी वो सरप्राइजिंग पैकेज अब कांग्रेस भी देना सीख गई है। और कांग्रेस ने अभी देखिए कि जो अपनी राहुल की यात्रा थी वो अचानक सरप्राइजिंग पैकेज ही था, और जो मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया गया अचानक, वो सारी चीजें थी। और जो सारी चीजें हैं, और जैसा गिरीश जी ने सही कहा कि संभवतः के अभी जो रायपुर का अधिवेशन है, इसमें कांग्रेस अपने जो बाकी अभी इस साल काफी राज्यों में चुनाव बाकी है, कर्नाटक है, फिर हमारा राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर चुनाव बाकी हैं, तो यहाँ की रणनीति भी तय करनी है। और रही बात को जो आपने सवाल किया कि जो बिहार और महाराष्ट्र है, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी वो कोशिशें लगातार करेगी कि जहां पर उन्हें पता है कि बिहार हो गया, और जैसा महाराष्ट्र से फीडबैक आ रहा है कि अगर आज भी महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट में रह जाएगी महाराष्ट्र में। वही स्थिति बिहार में भारतीय जनता पार्टी को फेस करनी पड़ रही है। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी जो महाराष्ट्र में है वो अपना खेल कर गई, लेकिन उसके बावजूद जो अभी भी जैसे उद्धव ठाकरे है, उनके साथ महाराष्ट्र की जनता पूरी तरह खड़ी है। चाहे वो अंधेरी का हम चुनाव देखें जहां पर भाजपा को अपना कैंडिडेट वापस लेना पड़ा, अभी 26 तारीख को जो उपचुनाव है महाराष्ट्र में, वो और नतीजे महाराष्ट्र के बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी और जो शिंदे ग्रुप है वो कितना मजबूत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी ये कोशिशें जारी रखेगी कि अब जिस तरह उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने वहां से तोड़ा है और जातिगत समीकरण बनाने की, कि आने वाले दिनों में बिहार में भी ऐसी कोशिशें बिल्कुल होंगी कि बिहार में जो राष्ट्रीय जनता दल है और नीतीश है, इनको किस तरह से कमजोर किया जा सके। लेकिन बात वही है कि जो अभी विपक्षी दल है वो अपने पत्ते नहीं खोलेंगे, क्योंकि उन्हें साफ पता है, जो हम पिछले 9 साल से देख रहे हैं, ईडी है, एनफोर्समेंट है, और जो हमारा सीबीआई है, इनकम टैक्स है, ये सारी एजेंसीज जिस तरह से काम कर रही है, और चुनाव आयोग उसके ऊपर जिस तरह से चुनाव आयोग काम कर रहा है, तो इन विपक्षी दलों को पता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अगले 9 से 10 महीने में विपक्ष को किसी भी तरह से कमजोर करने की पूरी कोशिश करेगी। तो इस लिहाज से जो रायपुर का अधिवेशन है, संभवतः उसमें रणनीति जरूर तय होगी कि कांग्रेस आगे किस तरह से जनता के बीच जाएगी, जो सार्वजनिक तौर पर दिखे, और जो चुनावी समीकरण भी हैं, और जो लोगों विपक्ष की जो दूसरी पार्टियां हैं, उन दलों से किस तरह की अलाइनमेंट करनी है, क्या समझौता होगा, किस तरह का शेयरिंग होगा, तो वो सारी चीजें वो अपने तरीके से बातचीत के दौर अलग से चलते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर एक समझ जरूर बनेगी कि हमें अपनी जो आगे की रणनीति है वो किस तरह करनी है। भले ही वो चुनावी रणनीति जो है वो एक बिल्कुल सीक्रेट प्लान के तौर पर चलती रहे,
और आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विपक्ष के हमले होंगे, कांग्रेस की तरफ से होंगे, वो सारी चीजें भी कांग्रेस अभी सार्वजनिक किसी भी सूरत में नहीं करना चाहेगी। और जो बाकी राज्य है, उत्तर प्रदेश है, कि उत्तर प्रदेश में हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल भी अभी ऐसी नहीं है कि वहां पर कांग्रेस कोई बड़ी मजबूत एक ताकत बनकर उभरे। तो ले देकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को यह समझना होगा, और कांग्रेस शायद ये समझ भी रही है कि अखिलेश को किस तरह से वो सपोर्ट कर सकते हैं वहां पर। और आने वाले दिनों में जो बाकी राज्य है जहां पर कांग्रेस के फुटप्रिंट बहुत मजबूत है, चाहे साउथ है या हमारा सेंट्रल इंडिया है, और जो हमारा उत्तर भारत हम कहें, जहां पर सीधी कांग्रेस की टक्कर भाजपा से है, वहां कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ेगी। और राहुल की यात्रा के बाद अब कांग्रेस किस तरीके से जनता के बीच अगले दौर में जाएगी, वो इस अपना जो रायपुर का अधिवेशन है वहां से कुछ ना कुछ संकेत सामने जरूर आएंगे। जी जी, जैसा आपने कहा कि कहीं ना कहीं संकेत जरूर सामने आएंगे। रीना जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं संवाद इंडिया के मंच पर, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। रीना जी, जैसे कि आपने सुना अधीर जी को भी, और कि जो कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा है रायपुर में, इसको लेकर आप क्या समझते हैं? कांग्रेस के लिए यह जो अधिवेशन कितना महत्वपूर्ण है राजनीतिक रूप से? इसके क्या संदेश आप देखती हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी इस अधिवेशन के माध्यम से जो इसमें चुनौतियां 2024 के लोकसभा चुनाव की, क्या वह उसकी रणनीति को यहाँ से कुछ संदेश देगी विपक्षी दलों के लिए? आपको क्या लगता है? हेलो, हाँ जी प्रशांत जी, सबसे पहली बात की कांग्रेस के लिए तो जरूरी है। मुझे तो लगता है ये अधिवेशन हो रहा है जो नॉर्मली एक प्रोसीजर होती है, तो उसमें कुछ खास ऐसा तो है नहीं। लेकिन इसको अगर आप देखो तो उसके पहले भी देखो, गुजरात चुनाव से पहले भी आप मेरे ख्याल से द्वारका में भी हुआ था और उदयपुर में भी हुआ था, चिंतन शिविर, लेकिन उसका आप देख रहे हो कुछ परिणाम तो मिला ही नहीं है। तो अगर ये अधिवेशन एक नॉर्मल प्रक्रिया के तौर पर है तो ठीक है, लेकिन अगर आप देखो तो चिंतन किया जाए, मनोमंथन किया जाए कि भाई अपना हार का रिजल्ट क्या है। आप देखो कि हिमाचल में जो मिला है वो क्या है कि वहां की प्रजा जो है उनको एक आदत है कि वो लोग पार्टी बदल देते हैं, एंटी इनकम्बेंसी वहां ज्यादा फैक्टर लागू होता है, तो और 5 साल में वो लोग बदलते हैं। राजस्थान में भी ये स्थिति है। तो इससे आप ये समझ नहीं सकते कि कांग्रेस के साथ है लोग, ये उनकी आदत है प्रजा की, तो उन्होंने मौका दे दिया। लेकिन अब जो है लगभग 7 से 9 राज्यों में चुनाव है अभी इस साल में, तो त्रिपुरा में तो हो गया है। अब आने वाले समय में भी आप देख रहे हो कि पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव है। तो अब देखने वाली बात है कि ये मनोमंथन क्या किए जा रहा है, क्या करने वाले हैं, उनका लॉजिक क्या है। क्योंकि गुजरात में तो आप देख ही सकते हैं कि कितना रकास खराब हुआ है उनका। अभी राजस्थान में भी आप देखो कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत का जो है वो भी अभी चल ही रहा है कुछ ना कुछ, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि अब की बार भी वो सक्सेस वहां हो पाएंगे। और अब गुजरात में बताऊं आपको तो गिरीश जी को मालूम होगा कि सत्य शोधक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन उसका तो कोई परिणाम निष्कर्ष निकला ही नहीं है ना। मतलब कोई भी निष्कर्ष पर लोग पहुंचे, मतलब कोई सत्य तो शोध ही नहीं पाए हैं वो लोग, आश्चर्य की बात है। दूसरी बात, आप नेशनल लेवल पे हम बात करें तो अभी सबसे बड़ी बात हिडनबर्ग रिपोर्ट की बात की जाए तो अगर उनके पास ये सबसे बड़ा मुद्दा था जो बाहर से आता है, बाहर वाले आके लेके आते हैं, लेकिन तो भी वो केस नहीं कर पाए हैं। अगर वो चाहते तो कर सकते थे। कॉपर्स का जवाब आज तक वो मतलब ढूंढ रहे, तो ये मौका था उनके पास। राफेल में भी वो बोल सकते थे, लेकिन नहीं बोल रहे हैं, आवाज नहीं बन रहे हैं। तो मतलब यही कि अभी जो उनका जो है, मतलब जो उनमें जो एक जोश होना चाहिए या फिर उनका गोल होना चाहिए, वो कहीं भी अभी तो नजर नहीं आ रहा है। आने वाले समय में अभी चिंतन शिविर में देखा जाएगा, या देखेंगे हम कि क्या उन्होंने कुछ ऐसा फैसले लिए है, क्या गठबंधन पर जोर दिया गया है, क्या नए नेताओं को जोर दिया गया है, क्या मतलब जो सीनियर है उनके लिए कोई स्पेस दिया गया है, नौजवानों के लिए कोई स्पेस दिया गया है, उनकी तैयारी क्या है, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सीट देने की उनकी कुछ कवायद है, लेकिन क्या इनसे उनका जो गोल है वो सीट होगा कि नहीं होगा। तो प्रश्न सब यही खड़े हैं। मैं तो गुजरात की बात करूंगी क्योंकि गुजरात में मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि सबसे बड़े बड़े जो मुद्दे थे, मोरबी का मुद्दा था, वो भी वो नहीं उठा पाए हैं। अंतरराष्ट्रीय पटल पर, सॉरी नेशनल लेवल पे भी मैंने अभी बोला कि वो हिडनबर्ग का अभी भी आप देखो, अभी भी गौतम अडानी का कुछ ना कुछ चालू है, उनके भाई विनोद अडानी का भी आप देखो नाम आ रहा है, लेकिन फिर भी आप देखो कि वो जो जितने जोश के साथ उनको खड़े होना चाहिए विपक्ष के तौर पर, वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं।
तो मुद्दे तो हैं, आवाज बनना है उनको, इसमें समस्या नहीं है, ऐसी तो बात है ही नहीं। आप देखो तो उनके पास दिक्कत नेता भी थे और आज भी है, लेकिन राहुल जी को क्या है कि उनकी नई टीम ही चाहिए, उनकी जिद है। अभी नए जो चेहरे लाएंगे वो क्या इतने कैपेबल है या नहीं है, और जो पुराने लोग हैं जो भाजपा को आंतरिक जो मतलब असंतोष है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी होने वाला है। तो अगर मतलब जो नेतृत्व अगर नहीं मिला तो उसकी बात मैं कर रही हूँ। अगर पुराने को आप साइड में रखोगे और नए चेहरों को आगे लाओगे तो एक सीधी बात है कि कहीं ना कहीं, और ये तो अभी चालू ही है, आप देखो तो जुटबंदी भी है, हर जगह है, एक जगह तो है ऐसा तो है ही नहीं। इसलिए ये सब मुद्दे हैं प्रशांत जी की, उसके ऊपर कितना मनोमंथन ये लोग करने वाले हैं। हिडनबर्ग रिपोर्ट है, अभी लंबा चलेगा, अभी इतनी जल्दी खत्म होने वाला बात है नहीं, क्योंकि आप देखो तो उसका कोई रिजल्ट भारत में तो मिल ही नहीं रहा है, रोज नई नई बात आ रही है। आप आज फॉक्स मैगजीन जो है उसने भी आप देखो तो दावा किया है, वो अभी हथियार तो पूरे हैं उनके पास, ताकने की ही बात है, मैं इतना कहना चाहती हूँ। जी 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 गिरिजी जी, जैसे आपने सुना रीना जी को, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास जो मुद्दे तो मिल रहे हैं उन्हें राजनीतिक रूप से बीजेपी के खिलाफ, लेकिन वह उसका इतना उपयोग नहीं कर पा रही, जनता तक उतनी मजबूती से नहीं पहुंचा पा रही है, ऐसा रीना जी का लगता है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की जो शैली है कार्य करने की, क्या उसमें और मजबूती करने की आवश्यकता है और उसमें और मतलब अच्छा करने की आवश्यकता है, क्या लगता है आपको? आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ जी गिरिजी। नहीं, स्ट्रेटेजी देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अभी कोई भी खुलकर पॉलिटिकल गेम अपनी जगह नहीं करेगा, क्योंकि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सबसे डर लग रहा है, और उसका जो मिसयूज हो रहा है वो भी आप देख रहे हो, कोर्ट में कन्विक्शंस हो नहीं रहे हैं, तो कोई भी रिस्क नहीं लेगा। और इनकी जो ग्राउंड से जो इनका प्रोग्राम चल रहा है, अब वो खुल के आके उसका विरोध करेंगे, फिर वो अरेस्ट हो जाएंगे। अभी एक किसी एपिसोड में मैं बात कर रहा था कि इनके पास एक सबसे बड़ा मिसयूज हथियार जो हो रहा है, जिसका ज्यादा प्रोपोगंडा नहीं हुआ, दैट इज एनएसए। एनएसए एक्ट के अंदर इतनी पोजीशन स्ट्रिक्ट है कि अगर आपको बेल मिल गया तो डिविजनल मैजिस्ट्रेट या जिसको कलेक्टर बोलते हैं, वो आपको एनएसए के अंदर अरेस्ट कर सकता है, 6 महीने के लिए आपको बेल नहीं मिलेगी और आप कुछ नहीं कर सकते। एक मुद्दा है जिससे ये डर रहे हैं। दूसरा, इन लोगों ने, जैसे अगर गुजरात की हम बात करें तो ज्यादातर यहाँ पे बच्चे हैं वो फॉरेन चले जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे अपना फ्यूचर दिख नहीं रहा है। तो ये ऑपोजिशन का जो अभी स्ट्रेटेजी है वो यही होगा कि वो खुल के कहीं पर भी ऐसा विरोध करने नहीं आएंगे जहां पे प्रॉब्लम हो सकता है। कोर्ट को ये बताना पड़ा कि भाई अगर आप लोग ही अपने आप से जुडिशरी बन जाओगे तो कोर्टों की जरूरत क्या, उनको बंद कर दो। तो ये जो पूरा एटमॉस्फेयर। जी सर। गिरिजी, एक सवाल और इसमें ऐड है मेरा कि जैसे कि रीना जी ने 8-9 जो चुनाव होने वाले राज्यों में उसकी वही उन्होंने संकेत बात कही उसके लेकर राज्यों के चुनाव की, कि वो भी लोकसभा चुनाव की जो भविष्य है उसको तय करेंगे। आज अगर हम देखें दिल्ली में एमसीडी का जो मेयर का चुनाव था वह आज संपन्न हो गया और आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट उसमें मेयर और डिप्टी मेयर दोनों आम आदमी पार्टी के खाते में चले गए, जो पिछले 3 बार से नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में क्या संकेत आपको, वैसे तो तय तक भी जो उनकी संख्या ज्यादा थी आम आदमी पार्टी की मेयर बनने की, लेकिन ये जो संकेत मिले आज आम आदमी पार्टी के मेयर बनने से, वो आपको क्या संकेत राजनीतिक रूप से आप क्या परिभाषा उन्हें देंगे? नहीं, यहाँ पे जो न्यूट्रल जर्नलिस्ट है उनका तो बोलना ऐसा ही है कि जैसे अमेरिका के लिए इजराइल है, वैसे ही बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी है। वो छोटे से एरिया में बैठ के कहीं पर भी डिस्टर्बेंस कर सकते हैं। आप गुजरात का पोजीशन देख लीजिए, तो अगर आप वोट शेयर को काट देते हैं आपका, तो इनके भाजपा शायद 90 के नीचे निपट जाती, और इतनी उनको गाई थी कि अगर 4 सीटें आ जाती हैं तो उनको नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन दे दिया गया, क्योंकि उनको 2024 में उनका इस्तेमाल करना है। ओवैसी साहब भी आ जाते हैं, उनको पता है कि अगर एक भी उनका एमएलए भी आ गया तो उससे कुछ बनने वाला नहीं है, लेकिन उनका जो टारगेट होता है कि उन्होंने कम से कम 17-18 सीटों पे उनका वोट शेयर काट दिया। तो कांग्रेस को इसलिए बोलता हूं कि वो स्ट्रेटेजी डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्योंकि उनके एक ओपन दुश्मन है, एक हिडन दुश्मन है, तो उनको अपनी स्ट्रेटेजी पूरी इस तरह से तय करनी पड़ेगी। इसीलिए रीजनल पार्टीज का इस टाइम बहुत ज्यादा दबदबा होगा, क्योंकि वो जो लॉजिस्टिक्स है वो लोकल पार्टियां ही समझ पाएगी, कांग्रेस नहीं समझ पाएगी, और कांग्रेस को रखने से और ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा। तो ये स्ट्रेटेजी कांग्रेस का, जैसे गुजरात में मैंने बोला ये सही है, लेकिन जैसे इन लोगों से बात करते थे कि आए नहीं राहुल गांधी गुजरात के इलेक्शन में, तो उन्होंने बोला 26 सीटों का तो हमने बलिदान दे दिया है। और इनकी अगर स्ट्रेटेजी जैसे इंटरनली दूसरी पार्टियों से बात करते हैं, तो इनका टारगेट कोई यहाँ के सत्ता हथियाने का नहीं है। इनका टारगेट एक ही है कि इनको मिनिमम सीटें 100-150 सीटों से कम कर देना है,
ताकि ये बैठे रहे, तो ये इनकी मनमानी नहीं चला सकेंगे और सारा जो है इसी नहीं के हाथों से वो जो हुआ है उसको रिवर्स करवा सके। तो ये स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं है कि इनको ऐसे ही करना है, मेजोरिटी में आ जाएंगे फिर ये एमालगेमेशन करेंगे, ये कंसोलिडेट करके अपना राज्य चलाएंगे, फिर भाजपा से दुश्मनी करेंगे। ये इनका भी टारगेट नहीं है। इनका टारगेट है इनको कट टू साइज करना और उसी पे ये वर्किंग चल रहा है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो कोशिश है कांग्रेस की, जो उनकी रणनीति है वो खुलासा ना हो और वो धीरे धीरे उस रणनीति पे काम करते रहे। मैं अधीर जी के पास आता हूँ। अधीर जी, आपने सुना रीना जी को भी, गिरीश जी को भी, जहाँ रीना जी कह रहे थे कि मुद्दों का अभाव नहीं है, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कांग्रेस उस तरह से उन मुद्दों पर कार्य करती दिखाई देती है। मैं गिरीश जी का ये कहना है कि कांग्रेस अभी अपनी रणनीति को खुलासा नहीं कर रही है, वह धीरे धीरे काम कर रही है। आपको क्या लगता है दोनों संदर्भ में अगर हम बात करें कि कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा आपने भी उल्लेख किया था, वह बहुत सफल हुई, कांग्रेस के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी यात्रा उनकी संपन्न हुई और उनका भी विश्वास राहुल गांधी के अंदर उस यात्रा के बाद दिखाई भी देता है कि वह जितने कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं और जिस तरह से पार्लियामेंट में उन्होंने बड़ा सीधा एक अटैक किया प्रधानमंत्री मोदी और अडानी को लेकर उनके संबंधों के ऊपर। आपको क्या लगता है कि ये लड़ाई आने वाले समय में और हमें तीव्र होती दिखाई देगी? क्या महसूस होता है, क्या लगता है आपको? प्रशांत जी, जैसा रीना जी ने कहा और हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस ने पिछले 9 वर्षों में जिस तरह, भले ही सीटें उनकी कम थी, लेकिन कांग्रेस के फुटप्रिंट तो पूरे देश में है ना। जहां भाजपा नहीं है वहां भी कांग्रेस के फुटप्रिंट थे। तो कम से कम जो मुद्दे थे, चलिए मुद्दे अब आपके सामने आ रहे हैं, वो भी विदेशों से आ रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान के मीडिया की इतनी हैसियत तो है नहीं, बची नहीं है कि वो कोई मुद्दा निकाल सकते या कोई रिसर्च करते। हैसियत है, कुव्वत है, क्षमता है, लेकिन जिस तरह से हमारा मीडिया काम कर रहा है, तो बाहर से जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट्स आती है या जो भी चीजें आ रही हैं, तो कांग्रेस को कम से कम अब तो दिखना चाहिए कि उन मुद्दों पर संसद के अंदर, संसद से बाहर और कहीं ना कहीं आप संसद से बाहर भी अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं अब। लेकिन वो कहीं नहीं दिखा पिछले 9 वर्षों से। और जैसे राहुल की यात्रा है, वो यात्रा कांग्रेस के लिए एक जरूर एक ऑक्सीजन हो सकती है। राहुल गांधी की जो व्यक्तिगत छवि है उसके लिए हो सकती है, लेकिन जो कांग्रेस का वोटर है, जो इनका वर्कर है, उसे जगाने के लिए, उसमें एक विश्वास पैदा करने के लिए, जो पिछले 9 सालों में जो विश्वास इनके वर्कर्स का कम हुआ है, जो नहीं दिखता है, और उसके बाद जो इनका वोटर है, उस विश्वास को भी तो जिंदा करने के लिए दोबारा से कांग्रेस को दोबारा अपने आप को सक्रिय, कम से कम कहीं ना कहीं तो दिखना होगा। रही बात, जैसे अभी गिरीश जी ने कहा कि कांग्रेस और जो भी विपक्षी दल हैं, तो वो अपनी स्ट्रेटेजी भले ही सार्वजनिक ना करे, और राजनीति में हर चीज टाइमिंग के हिसाब से होती है। राजनीति में टाइमिंग से बड़ी अहमियत किसी भी चीज की नहीं है कि किस बात को, किस चीज को कब बोलना है, कब क्या करना है। तो कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, उसकी एक अपनी रणनीति होती है, और जरूरी नहीं है कि जो रायपुर का अधिवेशन है उसके बाद कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हमें कांग्रेस में दिखे, या सीधे ही वो हाथ बाजुएं खोलकर अपने अपने विपक्षी दलों को गले लगाने निकल पड़े कि हाँ आइए हम आपको सपोर्ट करते हैं और मिलकर लड़ेंगे। जैसा त्रिपुरा में भी हुआ कि आम जनता को ना देश का मीडिया, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है वहां की पॉलिटिक्स को दिखाता है। तो वहां पर कांग्रेस ने, जितनी कांग्रेस की हैसियत थी, वहां पर कांग्रेस जो सीपीएम है वो 46 सीटों पर लड़ी है और बाकी 14 सीटों पर कांग्रेस लड़ी है। तो उस तरह वो संकेत कांग्रेस दे रही है कि कहां पर कांग्रेस जहां कमजोर है, वहां वो अब उस समझौते की दिशा में आगे बढ़ रही है। जैसा 2020 में कांग्रेस ने जो गलती बिहार में की कि 70 सीटें तो आपने ले ली, लेकिन आप रिजल्ट वहां पर नहीं दे पाए। अगर वो 70 सीटों की बजाय 40-45 पे कांग्रेस जाती, तो उसी समय वहां पर तेजस्वी की सरकार बन गई होती, जिस तरह के नतीजे बिहार से आए। लेकिन कांग्रेस की जो जिद थी कि हमें वहां ज्यादा सीटें चाहिए, और उन ज्यादा सीटों को लेने के बावजूद कांग्रेस की जो हालत बिहार में हुई, तो उस का खामियाजा कांग्रेस को भी उठाना पड़ा और साथ में आरजेडी को भी। लेकिन खैर, जो भी उसके बाद हुआ, अब नीतीश दोबारा से महागठबंधन के साथ हैं, तो बाकी जो महागठबंधन दूसरे राज्यों में अभी बनने हैं, वो एक अलग रणनीति होगी, वो कहीं भी, और ये साफ है कि वो अभी सार्वजनिक नहीं होगा, ये तय है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो 9 राज्यों के चुनाव है और इसमें 4-5 बड़े राज्य हैं, अगर वहां के जो चुनाव है, भले ही राजस्थान का हम
मानते हैं कि राजस्थान में जिस तरह की कांग्रेस की स्थिति है, वहां पर कांग्रेस को नुकसान हो, लेकिन फिर भी आपको लोकसभा चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा ना। राजस्थान में जैसे 2019 में हुआ कि क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी कर गई, गुजरात में क्लीन स्वीप कर जाती है, बिहार में क्लीन स्वीप कर जाती है भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो वो ऐसे मौके ना आए दोबारा से, वो परिस्थितियां देश की राजनीति में कांग्रेस को ना देखनी पड़े, तो कम से कम उसके लिए कोई ना कोई एक प्लान तो सामने कांग्रेस बनाएगी ही। संभवतः वो प्लान बेशक अभी हमें सामने नजर ना आए, लेकिन कम से कम जैसे मैंने अपनी शुरुआती बात में कहा कि अपने संगठन को सक्रिय करने के लिए तो कम से कम कोई रोड मैप रायपुर से निकलता दिखेगा, या कोई संदेश अपने कार्यकर्ताओं और अपने वोटर्स के लिए जिनका विश्वास अभी डगमगाया हुआ है। और जहां पर भी कांग्रेस का वोटर है, उसके बावजूद आप हिमाचल की स्थिति देख लीजिए। अभी हिमाचल में 3 महीने पहले चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, हर बड़ा नेता यहां पर आया, और भारतीय जनता पार्टी आगे जहां भी चुनाव होंगे, उनके पास संसाधन है, वो वहां उसी तरीके से चुनाव लड़ने जाएंगे। और कांग्रेस के पास हिमाचल में कोई बड़ा लीडर नहीं था, क्योंकि जो बड़े लीडर थे 4 दशकों से हिमाचल को संभाल रहे थे कांग्रेस को, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने जिस तरह से चुनाव लड़ा, राहुल यहां नहीं आए, और ऐसा नहीं था कि यहां पर अब ये कहें कि सीधा केरल या हिमाचल, क्योंकि यहां पर लिटरेसी रेट दोनों राज्यों का अच्छा है, एजुकेशन लेवल के साथ साथ जो एक राजनीतिक तौर पर जो लोगों की समझ है, आप यहाँ कहीं भी आएंगे, किसी गांव कस्बे में चले जाएंगे, गांव में अगर बहुत कम शिक्षित व्यक्ति भी है, उससे राजनीतिक तौर पर बात करेंगे, वो बहुत मैच्योर है। तो वो सारी चीजें अगर कांग्रेस उन राज्यों में, हिमाचल की भांति हरियाणा है, अब हरियाणा में कांग्रेस किस तरह से चुनाव लड़ती है, भले ही वहां 10 सीटें हैं, उत्तराखंड में किस तरह लड़ती है, जो छोटे छोटे राज्य भी है, तो उसके लिए कम से कम रायपुर में कहीं ना कहीं तो कुछ मंथन जरूर होना चाहिए ना। अन्यथा फिर इस शिविर का फायदा क्या है? जितने भी आप चिंतन शिविर करते जाइए, जितने भी आप अधिवेशन करते जाइए, उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2004 में जब शिमला में महाधिवेशन हुआ था, और उसके बाद कांग्रेस ने जिस तरह से काम किया, उसके बाद कांग्रेस को उसके रिजल्ट्स मिले थे। और अभी भी कांग्रेस को कम से कम अपने संगठन के तौर पर चुनावी समीकरण अभी साइड में अगर छोड़ दे कांग्रेस 2024 के लिए, अभी जो सामने विधानसभा चुनाव है उसके लिए, या कम से कम अपने संगठन को सक्रिय करने के लिए उन राज्यों में जहां कांग्रेस का अभी भी अच्छा फुटप्रिंट है, अच्छे वोटर है, समर्थक है, वहां के लिए तो कांग्रेस को कम से कम रायपुर से कोई ऐसा संदेश जरूर भेजना होगा। और इसी की तरफ हम सभी की नजरें रहेंगी कि रायपुर में कांग्रेस किस दिशा में आगे बढ़ती है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कांग्रेस के लिए जो संभावनाएं आपने व्यक्त की, और साथ ही जो विभिन्न राज्यों में चुनाव हैं, वह भी बहुत सारी जो राजनीति है देश की किस दिशा में जा रही है उसको भी तय करेगी। मैं रीना जी के पास आता हूँ, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हमें, कि रीना जी साहब ने सुना, अधीर जी को भी और गिरीश जी को भी, दोनों का बड़ा स्पष्ट मानना है कि जैसा आपने भी कहा कि मुद्दों की जो बात की आपने, वह बड़ी महत्वपूर्ण है कांग्रेस के दृष्टिकोण से, लेकिन भविष्य की जो राजनीति है, जो चुनौती है 2024 के लोकसभा चुनाव की, अब वो क्या दिखाई देती है, उसमें कांग्रेस की जो पोजीशन है वर्तमान में भारत जोड़ो यात्रा के बाद, वह ऐसा लगता है कि विपक्षी दलों की अगर एकता की बात करें, राजनीति की बात करें, उसमें वह उभर कर सामने आई है कांग्रेस पार्टी। और उसकी शरद पवार भी कहते हैं कि कांग्रेस के बिना किसी गठबंधन की हम बात नहीं कर सकते। वहीं नीतीश कुमार का भी बड़ा संकेत है, उन्होंने कहा भी है कि कांग्रेस को पहल करनी चाहिए, बताना चाहिए कि किस तरह से गठबंधन की बात हम आगे बढ़ाएं। अब क्या लगता है, गठबंधन के अगर हम दृष्टिकोण से देखें, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होने जा रही है गठबंधन की राजनीति में? और कांग्रेस, एक साथ में एक प्रश्न हो रहा है, राहुल गांधी ने भाषण देते हुए टीएमसी पर हमला बोला। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस टीएमसी के अलावा, मतलब जो ऐसे पार्टी हैं, चाहे आम आदमी पार्टी है, टीएमसी है और केसीआर की पार्टी, उनको अलग कर विपक्षी दलों की एकता को एक खाका खींचने की तैयारी में है? जी प्रशांत जी, सबसे पहली बात तो कि अभी आप कंपैरेटिवली देखो तो भाजपा के जो साइज है उसके मुताबिक सामने अभी कोई भी पार्टी नहीं है, और मुझे नहीं लगता है कि अगर गठबंधन हो भी जाए तो उसका मुकाबला हो सके, क्योंकि इतनी साइज ही नहीं है किसी भी पार्टी की। आप देखो तो सबके पास कितने वोट है, आप देखो कांग्रेस खुद के पास अभी लोकसभा में कितने हैं, बहुत शर्मजनक है। तो ये पॉसिबल मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि पुराने जो जमाने की बात है कि जब अलायंस की एक शुरुआत हुई थी
तो वो बात अलग थी, क्योंकि कांग्रेस के पास उस वक्त काफी प्रभुत्व था, काफी सीटें थी, काफी व्हाट्सएप था। लेकिन अभी की बात अलग है। अभी भाजपा प्रचंड बनती है और आगे आगामी समय 2024 आएगा, उसमें भी मुझे लग रहा है कि भाजपा, जैसे गुजरात में उसने हिस्टोरिकल जीत हासिल की है, वैसे मुझे लगता है कि दिल्ली में, मतलब लोकसभा में भी उसको मिलेगी ही मिलेगी। आप देख लेना, क्योंकि मुकाबला ही नहीं है। आप देखो मैदान खाली है। केसीआर की बात करो तो भी क्या है, अगर लोकल नेतृत्व की बात की जाए तो वहां सिमट कर रह जाता है, इतना तो है ही नहीं मुकाबला कर पाए। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन तो भी आप देखो कि सब जगह टूटती जा रही है। अभी 3 राज्य है, वहां उसकी स्पष्ट बहुमति है, लेकिन वो और जगह क्या। तो आने वाले समय में आप देखो तो उनको जो केस करना चाहिए, अगर ईडी का डर है, गिरिजी जी ने कहा, मैं भी मानती हूँ कि है, ये डर फियर है, लेकिन इससे डर के आप अगर बैठोगे तो मुकाबला कौन करेगा। यही तो बात है कि मुकाबला करने की बात यही मुद्दा तो है कि अगर आप सही भी हो, आप लीगल भी एक्शन भी कर सकते हो, आप आवाज भी बन सकते हो, लोगों तक मैसेज भी पहुंचा सकते हो। अब एक राजनीतिक पार्टी है जो हिस्टोरिकल है, क्या उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है? वो क्या ऐसे घुटने टेक देगी कि हमको ईडी से डर लगता है तो हम लोग नहीं हथियार उठाएंगे? ये कैसी बात है? मतलब उनको तो मुकाबला तो करना ही है ना। किसी ना किसी को अगर इसका मिसयूज हो रहा है तो कोई ना कोई तो उसका रिप्लाई करने वाला, मुकाबला करने वाला होना चाहिए ना। दुरुपयोग की बात की जाए तो इंदिरा गांधी ने भी कम नहीं किया था। तो ये तो जिसके पास जो सत्ता है और चाबी है वो लोग करते ही हैं, सीधी बात है। नीतीश जी तो आप देख ही रहे हो कि कब के, मतलब उनका जो प्रयास है वो चालू ही है, लेकिन अभी जो सच में उनको जो सफलता मिलनी चाहिए वो इतनी कहीं भी नहीं मिल रही है। कांग्रेस खूब उठाव में है कि क्या किया जाए। अभी उसके पास भी ये बात स्पष्ट नहीं है कि सच में विपक्ष का कोई, मतलब एक चेहरा बनना, एक गठबंधन बनाना है क्या नहीं। अभी खुद कांग्रेस इसके लिए कह सकते हैं कि बहुत स्पष्ट नहीं है। तो अभी इसमें फैसला लेते हैं क्या है अधिवेशन में, ये देखने की बात है। ये चुनाव की मौका है बातें। उनके पास 2024 का, देखा जाए तो मौका है उनके पास। और अभी कितने ऐसे राज्य भी है कि जहाँ कांग्रेस ही है। अभी भाजपा का वहां, मतलब आप बोल सकते हैं कि खाता भी नहीं खुला, ऐसे भी अभी स्पेसिस है, ऐसे नहीं है कि नहीं है। तो कांग्रेस क्या कर सकता है इस आदमी? यही उसको मनोमंथन करना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि मनोमंथन करना ही चाहिए। अजी आज की तारीख में भी आप देखो तो उसके पास जो पुराने दिग्गज जो चेहरे थे, नेता थे, जिन्होंने पास्ट में अच्छी एक स्ट्रेटेजी बनाई थी, खाम खियारी देने वाले भी यही थे। तो ऐसे नेता है कहीं ना कहीं, तो उनको अभी भी आप अब देखो तो मदद ली जाए उनको और आगे किया जाए। क्योंकि एक दो बातें हो जाती है प्रशांत जी की, सोनिया गांधी जी है, वो खुद अभी उनके जो पुराने कांग्रेसी पीढ़ नेता है उनके पक्षधर है। और राहुल जी, उनको नए चेहरे चाहिए, नई विचारधारा चाहिए। तो माँ बेटे जो है उनके ही साथ, मेरे ख्याल से जब तक मैंने कुछ ना कुछ पढ़ा है तब तक उनके खुद के, मतलब जो एक मन मुटाव या बोल सकते हैं, दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। तो विचारधारा खुद एक ही कांग्रेस की जो मजबूत पीढ़ी है उनके बीच में ही अभी सामंजस्य नहीं है, तो और कहाँ ढूंढने जाएंगे लोग? ये बात है। जी जी, एक्चुअली तो ये पीढ़ियाँ। जी 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 जी, पीढ़ी के दो पीढ़ियों के मध्य कहीं ना कहीं विचारों में अंतर होना स्वाभाविक बात है। लेकिन बात वो आती है कि कांग्रेस के लिए चुनौती निश्चित रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी है कि जब 2014 2019 का जो लोकसभा चुनाव है, उन्होंने उसने कांग्रेस को काफ़ी एक मतलब झटका भी दिया था, और उसको उभरते हुए कांग्रेस इस 2024 का लोकसभा चुनाव कैसे लड़ेगी, अपनी कह आगे बढ़ पाएगी, ये बड़े सवाल हैं। यक्ष प्रश्न की बात ही सभी के मन में है। और कांग्रेस का जो अधिवेशन रायपुर में होने जा रहा है, उस अधिवेशन के माध्यम से कांग्रेस क्या संदेश जनता को देगी, अपने समर्थकों को देगी और विपक्षी दलों को देगी, यह भी बड़ा यक्ष प्रश्न की बात ही सबके जहन में इस समय है। और हमारे जो अतिथि हैं उन्होंने बड़े विस्तार से इन सभी बातों पर अपनी विस्तार से विश्लेषण किया उन सब विषयों का, और बताया कि इसके जो अधिवेशन के माध्यम से कांग्रेस क्या कर सकती है, क्या संदेश दे सकती है, विपक्षी दलों की एकता की दिशा में हो सकती है। और साथ ही जो आने वाले चुनाव हैं जो विभिन्न राज्यों में होने वाले हैं, उसमें कर्नाटक है, त्रिपुरा है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ऐसे जो स्टेट हैं उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं सीधी लड़ाई में दिखाई देती है। और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार में वह है, तो चुनौती उसके सामने बेशुमार है कि वह इन सरकार राज्यों में सरकार कैसे पुनः बनाए। साथ ही जो आने कर्नाटक जैसा राज्य है जहाँ पे कांग्रेस बड़ी मजबूत स्थिति में विपक्षी हैसियत से दिखाई दे रही है, क्या सत्ता प्राप्त कर सकेगी बीजेपी से, ये बड़े सवाल हैं। और मैंने जो चर्चा आज हमारे अतिथियों ने की है उनके लिए मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और अधीर जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि बड़े सार्थक विश्लेषण के माध्यम से उन्होंने बताया कि भविष्य की राजनीति की पटकथा कांग्रेस क्या किस तरह से लिख सकती है। मैं और साथ ही गिरीश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बताया कि जो आने वाली चुनौतियां कांग्रेस के सामने वह किस तरह की, और उसका पार पाने के लिए कांग्रेस को क्या करना चाहिए। साथ ही रीना जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बताया कि मुद्दों की लड़ाई में
कांग्रेस को और मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जब भी वह जनता के मन को जीत सकती है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं और आप सभी का पुनः आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ ही अपने सभी दर्शकों से भी मैं आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।